अभी तक मैं जो बात कहता था और कई बार मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहां हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोड़ों से, डंडों से पीट रहे और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियां टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख के किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार पे के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे, जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहां थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी वहां हो, और अगर चंद्रशेखर आजाद भी उनकी नजरों में, यहाँ की सत्ता के लोगों की नजरों में आ जाए कि वो भी थे, तो एक मुकदमा दर्ज चंद्रशेखर आजाद पे भी इनके साथ कर दे, सप्लीमेंट्री लगा के। और जब इनको जेल भेजना हो तो मुझे बता दे, मैं भी इनके साथ जेल चलूंगा। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं दे सकते और इस वर्दी की गरिमा को भी नहीं बचा सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। घटना तो पुलिस ने सही तरीके दर्शाई। क्या आपने एफआईआर नहीं पढ़ी कि मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन उसके बाद 11 दिन बाद जो मुकदमा हुआ, 11 दिन बाद सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में जो मुकदमा हुआ, वो कई जनता से दूर छिपा हुआ थोड़ा ही है। वो तो सबके सामने है कि वो मुकदमा किसके दबाव में हुआ। और अगर सही घटना थी तो पुलिस ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? 11वें दिन मुकदमा दर्ज करने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को, सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इतना दबाव दिया कि हमारे अधिकारी जो है उनके आगे कमजोर पड़ गए और वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए। वो अपने जो उन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। मैं उनसे मांग करूंगा कि इस झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए, खत्म किया जाए, और जो आरोपी हैं जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आप क्या करेंगे? मैंने बता दिया है कि अगर सड़कों से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, और अगर पार्लियामेंट भी नहीं सुनेगा या पार्लियामेंट इस बात को स्टेट इश्यू के थ्रू या किसी और उससे मोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लखनऊ में जाके डीजीपी से, प्रमुख सचिव से, मुख्यमंत्री से जाके उनके सामने कागज रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का सच? ये बहुत जल्द होगा। आप देखना है कि बहुत जल्द आपको होता दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। एक और ऐसा ही केस जो है घटना, वो मलखान सिंह की भी जो है बताई जा रही है। आप ये देखो, भीड़ को अगर छूट दी जाएगी तो ऐसे तो कल कोई पकड़ के मुझे भी पीट पीट के मार देगा, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों की आंखों में किरकिरी हो गया हूं। जब मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूं दमदार तरीके से, तो जो लोग अन्याय करते हैं उनको जेल जाना पड़ता है, उन पर मुसीबतें आती है, तो वो तो किसी दिन भीड़ से पकड़ के मेरी भी पीट के हत्या कर देंगे। देखो, एक तरफ बाबा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहां वंचित वर्ग की महिलाएं ज्यादा जाती हैं, वहां गरीब लोग ज्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहां वीआईपी जाता तो वहां एक वीआईपी के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी, उस गरीबों की उसमें कोई वीआईपी नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसे का मुआवजा दिया है? मुआवजा कितने पैसे का दिया? तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के नजर में।
तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो बस। बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब एफआईआर में नाम ही नहीं है। आप बताओ ना, जब एफआईआर में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार। लेकिन यहां तो झूठी एफआईआर भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा के साथ खड़े हैं। तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पर खड़े होने का वो दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी माना जाए कि आप ये जो धर्म की बात करते हो ये अपनी राजनीति के हिसाब से करते हो। क्या लगता है कि औरंगजेब के परिवार पर प्रेशर बनाना चाहिए? अगर धार्मिक आयोजन हुए, लोग मरे, तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदार लेनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदार लेनी चाहिए। अब तो अभी देखिए कावड़ का त्योहार आ रहा है, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं समझ के इनके साथ खिलवाड़ ना करें और कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दें। क्या लगता है औरंगजेब और मैंने उसमें अपनी बात रखी है। मैंने कहा है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी जांच हो, सीबीआई जांच। और मैं आप सोचो, किसी की भी हत्या हो सकती है आज देश में, जिस तरह कानून व्यवस्था है किसी की भी हत्या हो सकती है, कोई सलामत नहीं है। और मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आज 1 साल हुआ है, मेरी भी हत्या होगी होती, 4 गोली मेरे ऊपर चली थी। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ऐसी ही है। मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं असुरक्षित या सुरक्षित, मैं जनता के बारे में सोच रहा हूं। मैं 15 दिन के बाद 15 से 20 दिन पहले मैं आया था अलीगढ़, और अलीगढ़ में किसी खुशी के अवसर पे नहीं आया था, एक तो तकलीफ के अवसर पर आया था जब वहां मेडिकल पार्क में घूमना चला। आज फिर मुझे आना पड़ा क्योंकि अलीगढ़ में एक और घटना घटी है जिसको काफी दिन हो गया, और हाथरस में भी एक बहुत बड़ी घटना को जो है, जो घटना घट रही है, लोगों की जान गई। मैं उन्हीं का दुख बांटने के लिए और उनको जो भी मदद हम लोग अपने संघर्ष के लिए करा सकते थे उसी के लिए आया। लेकिन जहां मैं अभी फरीद के परिवार के पास, और जब मैंने फरीद के परिवार को सुना है, तो मैं जो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के क्या हाल है, तो वो यहां आने के बाद पता लगते हैं। फरीद की जब घटना हुई फरीद के साथ, तो मैंने उसको देखा था टीवी पे, लेकिन सदन चल रहा था तो मैं उस समय नहीं दे पाया। और जिस दिन से सदन खत्म हुआ उस दिन से लगातार मैं कहीं ना कहीं आ जा रहा हूं, कभी छत्तीसगढ़, कभी सहारनपुर, कभी कहीं, कभी कहीं। अब मैं आदमी एक ही हूं, और जब तक मैं नहीं जाता तब तक हमारे साथियों को वो अपनापन महसूस नहीं होता कि भाई हमारी बात। मीडिया के साथी यहाँ अन्याय होता देख के आंख बंद कर लेना, ये मेरी आदत नहीं। फरीद के साथ क्या हुआ, किस तरह फरीद को मारा गया, इसकी वीडियो एविडेंस है। जानवर को भी ऐसे नहीं मारा जाता जिस तरह से फरीद को मारा गया। उसके ऊपर इल्जाम बाद में लगा दिया गया कि भाई वो चोरी कर गया। मैं ये कह रहा हूँ, सोचिए वो चोरी करने गया तो किसी भीड़ को किसने अधिकार दिया कि वो न्याय देने वाली प्रक्रिया में अपने आप आ जाए या कानून को अपने हाथ में दे। उस समय मुझे लगा था कि यहाँ का शासन, प्रशासन, पुलिस जो है वो न्याय करते हुए भेदभाव नहीं करेगा, और इस तरह के बहुत सारे वादे भी हुए थे। लेकिन आज जब मैं